स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय श्री दीपक मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि आदरणीय प्राचार्य जी के जो द्वारा जो दिया जा रहा है वो गमछा है, और इस गमछे की कहानी भी हम आदरणीय प्रभाकर जी से जानेंगे। इनका दूसरा पहचान गाँव वाले रिपोर्टर के नाम से, मैं तो इसी नाम से जानता था। जब मुझे बताया गया कि उनका नाम विष्णु प्रभाकर है, तो पहली बार मैंने नाम सुना। तो गमछा की कहानी क्या है, इस सभागार में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। हिंदी भाषा के को सर्च कर सकते हैं। आपके देश में और आपके देश के साथ साथ गल्फ कंट्रीज में यानी कि बाहर के देशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ये पत्रकार हैं। मेरी असफलता मेरे दायरे को बढ़ा देती है और मैं असफलताओं से रुकता नहीं हूँ, बल्कि असफलताओं से मेरी स्पीड बढ़ जाती है। मैंने यही देखा है कि काम करते रहो, क्योंकि गणित का नियम है कि हर कारण का परिणाम होगा। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, कारण तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी उसको मिलना ही मिलना है। आपके संबंधक पीछे किसका विशेष हाथ है? मैं आपको बड़ी खास बात बताऊं कि मेरी माँ जो है कक्षा 4 तक ही पढ़ी है, लेकिन मैंने मैनेजमेंट की हजारों किताबें पढ़ी हैं। एक हिंदू सनातन परंपरा के अलग सभी किताबें, सभी धर्मों की सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। दर्शन में मेरी विशेष रुचि है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने अपनी माँ जैसा कभी न मैनेजर देखा है, और भविष्य पता नहीं मुझे मैनेजर ऐसा दिखेगा कि नहीं। आज भी 84 साल के हैं, लेकिन मैं उनसे जब भी मिल जाता, जब भी हम बैठते हैं साथ में, तो ये लगता है कि कितना कुछ सीखा है। मकसद क्या है, पूरा भय की नहीं उहे बात है। जब आप दुख बताइए तब तक डॉक्टर जानी अच्छा तो दिया में पहले तो पानी मिला हो। अच्छा ठीक है, हम पत्रकार हैं, जो बतियाओ चाहता है, ये बताओ कोने ने तक देखे गए लगो पैसे नेता हमें विधायक हमें ना। तो अच्छा तो कौन कुछ काम पहले बन विधायक जी भाई, ये बताइए गुटखा क्यों खा रहा है? मुझे मन का नहीं अच्छा लगता है, सरकारी का भी होता है। फायदा क्या है उसका? फायदा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप जानते हैं गुटखा खाने से नुकसान क्या हुआ है, आपको पता है? किडनी चल जाएगी, जब सब कम उम्र हो जाएगी। हाँ, जितना दिन ये नहीं बढ़ना दिन से जीवन आज विश्व कैंसर दिवस है, और आपको पता है अगर आप पहले गुटखा खाएं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको कैंसर हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार की हालत इतनी अच्छी होगी कि आपका बड़े हॉस्पिटल में दवा हो जाएगा। तो क्यों अपने आप को मौत के मुंह में डाल लेगा? जैसे कि हमारा 10 महीना 20 महीना खेत है, 1 महीना बेचा जाएगा, कोई बात नहीं। जीते नहीं है तो 15 से सीखेंगे, जी जाने को बचेंगे 20 से 5 लाख रुपया आप खर्च कर दिए है ना। हमारे निगरानी करते आपको मैं आपको मतलब वोटर हैं, सब आप हार जाएंगे होगा उनको गोली मार देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रिय गुरुजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर की तरफ से बंधन। आप में से कुछ लोग हमको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और लोग मुझे गांव वाले रिपोर्टर कहते हैं। अब आप सबका सवाल होगा कि गांव वाले रिपोर्टर क्यों कहते हैं, तो जवाब सुन लीजिए। गांव वाले रिपोर्टर के नाम से हमारी पत्रिका आती है जो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मैं उसका संपादक हूं और लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्यार से गांव वाले रिपोर्टर इसीलिए कहते हैं।
जैसा कि मैं दीपक भैया को बताया, मैं भैया ही कहता हूँ शुरू से, जब छोटा था तब से भैया कहता आ रहा हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ। मेरा जो है पत्रकारिता से कोई नहीं नाता था, और पत्रकारिता का जो पी भी है वो भी मुझे नहीं आता था। 4 साल पहले, साल 2018 में पत्रकारिता की शुरुआत किया। तो मेरा इसके पहले मुंबई में कुछ काम था। जैसे आप फिल्में देखते हैं, शोज देखते हैं, झलक दिखला जा, कपिल शर्मा शो वगैरह, तो उसमें जो क्राउड होता है, भीड़, जो ताली मारते हैं लोग, तो मेरा वो बिजनेस था, मैन पावर का बिजनेस, मैं वो प्रोवाइड करता था। और बेंगलोर में मेरा एक छोटा बिजनेस था, इवेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, वेडिंग प्लानिंग, इस टाइप का काम था। ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। मेरे पास एक गाड़ी था, क्वालिस गाड़ी, तो वो येलो बोर्ड, शहर में येलो बोर्ड होता है, वो टैक्सी होता है, तो उसका टैक्स बहुत आता था। तो जब भी हम गाड़ी लेके बच्चों को छोड़ने जाते थे, अपने जो स्टाफ थे जो मेरे यहाँ काम करते थे, तो कोई पुलिस वाला देख लेता था, ससम्मान के साथ जो है 1500 रुपया से निकल जाता था। और इस तरीके से महीने में 15-20 हज़ार जो है मेरे चले जाते थे। अब दिमाग में आता था कि जो कमाई हो रही है, आधी कमाई तो पुलिस वाले ले रहे हैं, करे तो क्या। गाड़ी भी नहीं बिक पाती थी क्योंकि उस पर इतना टैक्स था, कोई खरीदार ही नहीं था। तो हमारे एक मित्र थे बेंगलोर में, महेश अन्ना, उन्होंने कहा कि प्रभाकर एक काम करो, तुम प्रेस का कार्ड बनवा लो। मैं बोला कार्ड कैसे बनेगा? तो टीवी चैनल में जाओ, पता करो, प्रेस का कार्ड बनवा लोगे तो तुमको पुलिस वाले जो है पूछेंगे नहीं। चुनाव खत्म हुआ था 2017 वाला विधानसभा, टीवी देखना चालू कर दिया। उसके पहले टीवी वगैरह नहीं देखता था। तो ये हुआ, एक एड देखा, नीचे स्क्रॉल चलता है, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो पट्टी, तो उस पर दिखा रहा था स्ट्रिंगर के लिए संपर्क करें, पत्रकार बनने के लिए संपर्क करें। चैनल का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बदनामी हो जाएगी उस चैनल। तो मैं फ़ोन किया, बोला सर पत्रकार बनना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नोएडा आप आ जाइए, सेक्टर 84 में आकर बात कीजिए। वहाँ गए तो ये हुआ कि 35,000 रुपया लगेगा, आप पत्रकार बन जाएंगे। पैसा भी था, ताकि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। पैसा दिया 35,000 रुपये और पत्रकार बन गया। उसके बाद फिर वहीं फ्लाइट पकड़ा, पहुँच गया बेंगलोर। फिर अगले दिन कहीं काम था, कोई इवेंट था, तो लड़के लोग को छोड़ने, तो गाड़ी पे प्रेस बड़ा था, लिखवा ही दिया था। तो जो पुलिस वाले देखते ही रोक देते थे, और 1000 रुपये कम नहीं थे। तो उस दिन तो रोके, लेकिन रुकने के बाद पूछ रहे हैं कि अना ए समाचार उठाई था। मैंने पूछे कि क्या सर ठीक हो, खाना वाना हो गया? तो बहुत बढ़िया काम भाई, अभी हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको इतना सम्मान मिल रहा है, तो काम करेंगे तो कितना सम्मान मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि अब भैया अब तो पत्रकारिता ही करना है। और उसके बाद जो है छोटे वाले भाई को मैं अपने घर से बेंगलोर बुलाया, बोला तुम आओ बिजनेस संभालो, हम जा रहे हैं पत्रकारिता करने गाँव। तो फेसबुक वाला भी दौर शुरुआत हो गया था, अब मोबाइल सबके हाथ में भी हो गया था, डिजिटल वाला जो दौर है। तो जहन में तो शुरू से था, ताकि पत्रकारिता के पहले मैंने काफ़ी फिल्मों में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए क्रिएटिव एडिटर, कैमरा का भी नॉलेज है, वीडियो एडिटिंग भी आता है, तो ये सब नॉलेज था। लेकिन जो पत्रकारिता का गुण होता है वो मेरे अंदर सिर्फ एक ही था, बाकी सब माइनस पॉइंट था। जो गुण था पहले वो जान लीजिए कि किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी डर नहीं लगता है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो ये थी कि अपने घर को कर लेके, ठीक है, मैंने रिश्तेदारी में और शादी ब्याह में कहीं जाते थे और औरतें देख लेते थे, लड़कियों को देख लेते थे, तो खाना भी नहीं खाते थे, ऐसे न्योता देकर चले आते थे। वाला हिसाब किताब था। शुरुआत में सोचा चलो अब काम करूँगा, तो फेसबुक वगैरह पे हमने लिख दिया था कि अब हम कुशीनगर जिले के जिला प्रभारी बन गए हैं। लोग का फ़ोन भी आने लगा कि भैया हमारे यहाँ मामला है, खबर कर दीजिए। 3-4 खबर किए और खबर करके चैनल को भेजे। चैनल वाले चलाते ही नहीं थे, हमको समझ में नहीं आता क्यों चलाते थे। तो एक दिन हम एक खबर करने गए, एक पीड़ित पक्ष में, 2 पक्ष में मामला मारपीट का हो गया था, और जो पीड़ित था उसी को खिलाफ जो है पुलिस वाले उनको थाने में बैठा लिए थे, और जिसने मारा था उसको छोड़ दिए थे। तो एक व्यक्ति से हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई, तो वो बोलने लगा, भैया पहले देखते ही बोलने लगा कि अरे हम जानता नहीं तो क्या, वही दिन आई ला खबर ये करे, कुछ हो ही थोड़े, खाली जाला लो और पत्रकार लोग हम औकात जानता नहीं, जाके बिका जाए लो, 100 रुपया पहिए बिका जाइए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं नया था, पत्रकारिता मुझे पता नहीं थी, मैं खबर तो भेजता था लेकिन चैनल वाले चलाते नहीं थे। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा करना, लेकिन न चाहते हुए भी मैं गलत साबित हो रहा हूँ। फिर मैं बोला भाई टेंशन मत लो, आज तो तुम्हारी खबर चलेगी।
तो दिमाग में ये था कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर का नाम तो आगे बढ़ेगा, पूर्वांचल का नाम आगे बढ़ेगा। तो उसी दिन मैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल शुरुआत किया। वो खबर किया और 6 घंटे के अंदर जिस पीड़ित को थाने में बैठाया गया था उसको छोड़ा गया, और जो पीड़ित को मारा था परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। तो उसके बाद बड़ा विश्वास हुआ यार, और जो आदमी मुझे बुरा भला बोल रहा था, शाम को लगभग 7-8 बजे फ़ोन किया और कहा भोजपुरी में ही कि भैया माफ़ कर दिया, गलती हो गई, हम नहीं जानिए कि तू बढ़िया आदमी हो। तो हम कहें कि अच्छा चलो ठीक बा, विश्वास हो गया ना, तो कहा ठीक है। उसके बाद हमने खबर किया भुलई भाई का, जो जनसंघ के ज़माने में विधायक थे और बीजेपी के एक तरह से कहें कि सबसे ईमानदार नेताओं में उनका नाम आता है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनको फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन उनको कोई जानता नहीं था। कौन जानते थे? उनके गांव के लोग जानते थे, उनके क्षेत्र के लोग जानते थे, जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है वैसे लोग जानते थे। तो मैं सोचा कि अब पत्रकारिता में निगेटिव पत्रकारिता बहुत है, हमको पॉजिटिव खबरों पे काम करना है और उनके लिए काम करना है जो समाज में कुछ अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन वो बड़े लोग नहीं है, इसलिए मीडिया उनके पास पहुंच नहीं पा रही है। तो मुझे उनके पास पहुंचना है, और उनके पास पहुंचूंगा तो मेरा जो सबसे बड़ा फायदा वो ये होगा, मैं किसी विधायक का, किसी सांसद का अगर इंटरव्यू करता हूँ, मुझे ये परिचय देना पड़ेगा, अरे विधायक आपने इंटरव्यू किया था, अच्छा आपने किया था। लेकिन अगर मैं किसी गरीब को हाईलाइट करता हूँ, किसी क्रिएटिव पर्सन को हाईलाइट करता हूँ, और अगर वो आगे बढ़ेगा तो लोग कहेंगे भैया आपने उसको हाईलाइट किया था, मैंने इंटरव्यू देखा था। तो मुझे लगा कि उसकी कहानी के साथ साथ मेरी भी कहानी आगे बढ़ेगी। और यकीन मानिए वो मेरा दूसरा इंटरव्यू था, भुलई भाई का इंटरव्यू किया। उस समय मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 400 थे, 400 से भी कम ही थे, 250 थे। वो इंटरव्यू किया और उसमें वो इंटरव्यू मतलब 6 घंटे के अंदर दीपक भैया 1.5 लाख से लोगों ने ज़्यादा देखा। और ताकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी 17 वाले में, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ जी। तो मौजूदा समय में जो देश के प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने वीडियो को शेयर किया और कमेंट भी किया कि बड़ा अच्छा लगा भुलई भाई के बारे में पूरा जानकर। उसके बाद मेरे क्षेत्र के लोग मुझे जानने लगे और 17 से 22 विधानसभा तक जो है मैं गोरखपुर एक्सप्रेस पे काम किया। लेकिन जब बिहार चुनाव आया तब से मैं अपने आप को गाँव वाले रिपोर्टर कहने लगा। तो बिहार में गया था चुनाव कवर करने, दरभंगा गया था, मधुबनी गया था, मुजफ्फरपुर गया था। तो गाड़ी थी हमारी, तो उस पर लोगो भी था गोरखपुर एक्सप्रेस नहीं। तो लोग गोरखपुर तो यहाँ क्या कर रहे बड़ा बिहार में, जा गोरखपुर, तो बड़ा अजीब लगता था। तो मन में ये था कि गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से पहचान तो हमको मिल गई थी, लेकिन अब हमको कुछ बड़ा करना है और पूरा समुंदर खाली है, जितना तैरना है। तो दिमाग में ये था कि अब क्या करें। तो 22 वाला जो चुनाव अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है उसमें मैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ बंद कर दिया और फाइनल सोचा कि अब हमको गांव वाले रिपोर्टर बन के ही काम करना है। और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के लगभग 5 लाख फॉलोवर। अब ये बड़ा फैसला था और कठिन फैसला था मेरे लिए। दिमाग में ये था क्या गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ छोड़ के गांव वाले रिपोर्टर पे जब काम करेंगे तो जो हमारे दर्शक हैं वो मुझे पहचानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे कि नहीं, ये सब बड़ा सवाल था। लेकिन एक मन में विश्वास था कि आज मैं लोगों की उम्मीद बना हूँ, 5 लाख लोगों की उम्मीद बना हूँ, तो मेरी भी उम्मीद कभी न कभी लोग बनेंगे। और यकीन मानिए सिर्फ आज से बात करूँ, आज से 10 महीना पहले गांव वाले रिपोर्टर की शुरुआत हुई थी और जो प्यार सम्मान लोगों ने गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ को दिया उससे 100 गुना प्यार सम्मान गांव वाले रिपोर्टर को मिल रहा है। और इन 4 साल के पत्रकारिता के जीवन में सैकड़ों लोगों के लिए कुछ अच्छा हुआ। जो अभी आपने इंटरव्यू देख रहा था नेहा और ज्योति का, आप लोग देख रहे थे, नेहा और ज्योति को जीलेट ने जो है 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने जो है उनसे दाढ़ी बनवाया था, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। और उनके पिताजी को कैंसर था, कैंसर की दवा हुई, पिताजी ठीक हो गए। उन दोनों लड़कियों का घर बन के तैयार है, सैलून बन के तैयार है। आप लोग चाहें तो कुशीनगर के बनवारी टोला में जाकर देख सकते हैं। एक और इंटरव्यू किया था मैंने, एक लड़का राहुल सिंह महाराजगंज जिले का है, योगी जी ने उसको गोद ले लिया, उसकी पढ़ाई के पूरे खर्चे। और इस समय गोरखपुर MMUP कॉलेज में जो है एक अच्छे हिसाब किताब है और उसके पास अपना एक कॉटेज बंगला मिला है, सिक्योरिटी गार्ड मिला है, पूरी व्यवस्थाएं मिले हैं। तो पत्रकारिता में मुझे पत्रकारिता
कहूँ तो मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है, सीख रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता का मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया है। अब मुझे लगता है कि इंसान अपनी कमजोरी को अपना ताकत बना ले तो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। तो ताकि हम बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड में थे, ग्रेजुएट हैं, दिमाग में ये था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, समस्या थी। बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करने जाता था तो कुछ ऐसा वर्ड आता था कि डिस्टर्ब हो जाते थे। तो मैं बोला अपने भाषा को हमको जो है बेस में बनाना है। शुरू में तो लोग अवॉइड करते थे कि भोजपुरी, अवधी, हिंदी मिक्स, कि हम सोचे कि जो लोकल भाषा है उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन जब हमारे वीडियो वायरल होने लगे, लोग पहचानने लगे, तो अब वही लोग कहते हैं कि भोजपुरी में बोला बड़ी मज़ा वाला, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है और सबका सपोर्ट मिला है, और ये 4 साल का मेरा सफ़र है। और मुझे लगता है कि जीवन में कुछ भी करना है, कोई भी, तो अगर तैरना ही चाहते हैं तो समुंदर में तैरिए। समुंदर में आधे दूर से भी वापस आ जाएंगे या फिर कुछ दूर जाके ही वापस आ जाएंगे तो आप अपने गांव के बहुत बड़े तैराकू कहे जाएंगे, अपने क्षेत्र के बहुत बड़े तैराकू कहे जाएंगे। लेकिन नहर में तैरेंगे तब तो नहीं कहे जाएंगे। हाँ, तो नहर में तो कब्बो तैर लेंगे। जीवन में लास्ट ऑप्शन रखा है, मुझे कैमरा चलाना आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता है, मुझे बोलना आता है। मैं पत्रकारिता में फ्लॉप हो जाऊंगा तो कुछ नहीं करूंगा तो कैमरा चला लूंगा, वीडियो एडिटिंग कर लूंगा, गाड़ी चलाना आता है, ड्राइवर बन जाता है। ये लास्ट ऑप्शन हमारे लिए तैयार है, फर्स्ट है उसको चूज किया जाए। अब आप सबका कुछ सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम सब्सक्राइबर हैं तो आपके अधिकांश वीडियो हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार है प्रेमचंद जी। हमें लगता है कि प्रेमचंद जी के कार्यों से आपके कार्य मिलते हैं। आपके अधिकांश वीडियो भी जो पड़े हैं छठ पर्व पे, दीपावली पे, उन सभी वीडियो को हमने देखा है। तो आपके वीडियो में, अधिकांश वीडियो में जो जनजीवन का चित्रण है, तीज व्रत त्योहारों का वर्णन दिखता है या लोक संस्कृति परंपराओं का चित्रण है, जो अन्य रिपोर्टर की अपेक्षा आपके वीडियो में अधिक है। इसके पीछे कोई विशेष कारण है? विशेष कारण तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जो तमाम बड़े चैनल हैं वो अक्सर ग्राउंड पे कम आते हैं, स्टूडियो से न्यूज़ करते हैं। तो जो ज़मीन की समस्याएं हैं या फिर जो ज़मीन की अच्छी बातें हैं, बहुत सारे लोग जो है उनके बीच में नहीं पहुंच पाता है। ताकि गांव की मिट्टी की, देसी कुश्ती की, मेला की, ये सब बातें, और मैं शुरू से जो है गाँव कल्चर, ताकि लगता है कि हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, हम लोग का जनरेशन डेवलप तो हो रहा है, लेकिन एक न एक दिन हम लोग फिर उसी जगह पे ज़रूर आएंगे जिसको छोड़ चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उसी को लोगों को दिखाया जाए ताकि वो अपनी सादगी, संस्कार और सत्कार से जुड़े रहें। जी जो भी पूरी तरह से पत्रकारिता या संचार को नहीं जानते, हाँ, आज हम बताए हैं, बताने पर भी बहुत ऐसे होंगे जी जी जी, जो भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हाँ, अगर अभी इसको पत्रकार बनाए तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, जी जी कई सारे कोर्स, जी, प्रशिक्षण होता है, तब एक सुव्यवस्थित पत्रकार बनता है। अगर अभी इसको पत्रकारिता आनी है, सबसे आवश्यक क्या होगा पत्रकार? और सबसे आवश्यक तो ये होगा भैया कि जो दिमाग में डर चल रहा है उसको निकाल दीजिए। और आप जब आप ये माइक पकड़ लीजिए, ताकि मैं पहली बार इस टाइप के कार्यक्रम में आया हूँ तो अभी तो मुझे थोड़ा सा वो नेता टाइप वाला फीलिंग लग रहा है, लेकिन जब ये जो ही मैं माइक पकड़ लूँगा ना तो मैं पत्रकार बन जाऊँगा, तो मेरी एनर्जी जो है ना डबल हो जाएगी। और जब ये माइक मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, चाहे मेरे सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मैं सिर्फ सवालों से वार करता हूँ। तो ये शुरू में की बात मैं बता दूं, 4 साल पहले जब पत्रकारिता शुरू किया था तो मैं खुद जो है इंटरव्यू अगर करना होता था तो लोग को लेके जाता था किनारे जहाँ रास्ता पे कोई आता ना हो, खुद ही इतना डर लगता था। लेकिन वीडियो करते गए, उसकी गलतियों से सीखते गए, सुधार हो रहा है। लास्ट में होगा सर आपसे, लेकिन एक पहले सवाल करना चाहता हूँ कि आप कितना डर रहे हैं जब बच्चों के हाथ में माइक रह रहा है? हाँ, डर तो लगेगा, ताकि ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, ये राइफल होगा, आपके हाथ में रहता है तो आप सामने प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, आपको डर नहीं लगता। लेकिन अभी जब वो चीज सामने वाले के हाथ में जा रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे इस बात का खुशी है कि इन बच्चों में ललक है
कुछ करने की, तो इस बात की मुझे खुशी मिल रही है। आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा अभी इनके सवाल जब आपके पास आएंगे तब आपको है। डर हाँ 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 तो क्या नाम है बेटा आपका? आपसे सर अनुसुमना मुखाती होने जा रही हैं जी। आपके सामने। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय परिवार और अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन एवं वंदन। सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना जी। मेरा यह प्रश्न है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। जी बिल्कुल। उस समय क्या स्थितियाँ रही होंगी कि इसको चौथा स्तंभ बनाया जाए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज भी चौथा स्तंभ है, ताकि पत्रकारिता जो है, जो लोग परेशान, लाचार, जो गरीब, मजबूर, जिनकी आवाज़ एक छोटा व्यक्ति विधायक के पास महसूस नहीं पहुंच सकता, अब तो पहुंच जाता है, लेकिन पहले की बात आप कर रही हैं, एक छोटा व्यक्ति प्रधानमंत्री से अपनी बात नहीं कह सकता है। लेकिन ये पेपर, ताकि पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले समाचार पत्रिका वाला दौर था, मासिक पत्रिका वाला दौर था, तो पत्रिका से शुरुआत होती थी और पत्रकार उनका दर्द, पीड़ा लिखते थे, तो नेता लोग, प्रशासनिक अधिकारी जब पढ़ते थे, जानते थे, तब उस पत्रकारिता का अहम होता था। और तमाम ऐसे पत्रकार जिन्होंने सरकारों को भी मजबूर कर दिया अपनी बात मनवाने के लिए, उनके कलम में इतनी ताकत होती। प्रणाम सर। नमस्कार। मैं शिल्पा पटेल, BA फर्स्ट सेमेस्टर सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है, जैसा कि आप स्वयं गांव के पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, तो गांव के लोग एक कुशल पत्रकार कैसे बने, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। कुशल पत्रकार बस ये है कि आप जो जिनका भी खबर कर रहे हैं उनके दर्द को महसूस कर लीजिए, सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए। कोई पीड़ित है, उसके दर्द को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर यह सोच के करेंगे कि सिर्फ मुझे वीडियो बनाना है, सिर्फ मुझे मटेरियल से मतलब है, खबर कर लिया, इस व्यक्ति के साथ भला हो न भला हो, कहीं जाए, कोई मतलब नहीं है, तो वो कुशल पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। जब आप उसके दर्द को जानेंगे, उसके फीलिंग को जानेंगे, तो अपने आपके बातों में इतनी शक्ति मिल जाएगी कि सामने वाला चाहे नेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, मजबूर होकर उसको न्याय जरूर देगा। दूसरा प्रश्न यह है कि नए युवा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए युवा पत्रकारों के लिए तो पूरा बहुत उनके लिए बेहतर समय हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो पत्रकारिता होती थी वो बड़ा सिस्टम वाला दौर था। नेताओं का जो बहुत करीबी होता था, विधायक जी कहते थे कि अरे हमारे रिश्तेदार हैं, इनको कहीं पत्रकार बना दो, तो बना दिया जाता था। वो सिस्टम था जब तक प्रिंट वाला दौर। अब डिजिटल वाला दौर, पत्रकारों के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। डिजिटल में इतना दौर है कि आप जो चाहें, अगर आपके बातों में आपके अंदर जुनून है कुछ बेहतर करने का, तो न चाहते हुए, अगर कोई संस्था भी आपके पास नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है, कोई आपके पीछे कोई बड़ा बैनर नहीं है, अगर आप सही मुद्दे, सही बात उठा रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं नेहा जायसवाल आपको सादर प्रणाम करती हूँ और मैं SJC की छात्र हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे पत्रकार के संबंध में, लेकिन हम आपका खुद ही इंटरव्यू लेना चाहते हैं वहाँ से। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, तो इस समय के जो पत्रकार हैं और जो पहले के पत्रकार थे, उनमें आपका क्या कहना है? उनमें क्या ऐसी कमी थी जो आज के जो पत्रकार हैं वो बराबर नहीं मतलब आ पाए? कमी नहीं थी, अच्छाई थी बहुत ज़्यादा। हाँ। कमी तो आज के दौर के पत्रकारों में है, क्योंकि पहले जो पत्रकारिता होती थी वो कहा जाता, तमाम ऐसे पत्रकार आप भी देखे होंगे जब बचपन में, उनके पास ढंग से कपड़े नहीं होते थे, साइकिल से चलते थे। आज के पत्रकार तो बिना सैलरी के काम करते हैं,
और BMW मर्सिडीज गाड़ी लेते हैं। पहले की पत्रकारिता ये थी कि शासन सत्ता के विरोध काम किया जाता था, सवाल किया जाता था। आजकल की पत्रकारिता तो PRO वाली पत्रकारिता है। एक विधायक जी हैं, उनके पीछे 10 विधायक हैं तो माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दौर भले स्लो था, लेकिन पत्रकारिता में वो ताकत थी, वो कलम में ताकत थी। और PRO वाली पत्रकारिता आ गई है, मैनेजमेंट वाली पत्रकारिता आ गई है, क्योंकि इसके पीछे कारण है तमाम जो बड़े नेता हैं वो फंड करते हैं, और जिसको फंड करेंगे उसी का लोग गुणगान करेंगे। लेकिन आज के भी दौर में ऐसे लोग हैं जो शासन सत्ता के मुंह पे सवाल करते हैं, तो इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक पत्रकार में क्या क्वालिटीज और क्या क्वालिफिकेशन और क्या रूल होना चाहिए? पत्रकार में क्वालिटी तो सबसे पहली जो क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपने समाज को जाने, जिन मुद्दों पे वो काम कर रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और एक कड़ा सवाल करना पड़े। और दूसरी जो मैनेजमेंट की बात आती है, पत्रकारिता की बात आती है, तो वो किसी पैड वाली पत्रकारिता ना करे। ये न रहे कि व्यक्तिगत दुश्मनी वाली पत्रकारिता नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आजकल पत्रकारिता में ये होता है कि व्यक्तिगत ईगो बना के पत्रकारिता करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक मुद्दे के लिए जो बात हो तो समाज का हर मुद्दा उठाए और उसी मुद्दे पे बात करें। एक और क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो मतलब सही तथ्य को जनता के सामने नहीं दिखाकर उसमें कुछ ऐसे शब्द डालकर उनको प्रभावित करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं। जी, ये दौर है, डिजिटल के बहुत फायदे भी हैं, बहुत नुकसान भी है। तो ये नुकसान में ही है, लेकिन ऐसे लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते हैं। कहा जाता है ना कि बरसाती मेढक, तो बरसाती मेढक जो है बरखा में आएंगे, जब धूप हो जाएगा तो गायब हो जाएंगे। तो ये हर क्षेत्र में, खाली पत्रकारिता में नहीं है, हर क्षेत्र में है। लोग जान जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा जज है ना वो पब्लिक है। हम कितना अपने आप को ईमानदार करें। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगी कि मैं क्या सोचता हूँ और उसमें क्या कमी है, ये आप सबसे पहले जान जाएंगी। तो लोग कितना भी ईमानदार बने, पब्लिक सब जानते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो सैकड़ों लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे, और बुरा करेंगे तो आपके मुंह पे भी लोग। सर, पत्रकारिता के जब मार्ग पे आप पहुँचे तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, कहाँ बना बनाया सब ठीक ठाक सेटअप था, ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। मुझे लगा था कि बना बनाया बिजनेस छोड़ के पत्रकारिता, अभी की मैं बात बताऊं, सिर्फ सेवा मैं कर रहा हूं, और सेवा के भाव से ही जो है, ताकि हमारा अपना एक बिजनेस है बेंगलोर में, वहां से मैं अर्निंग करता हूं, उसके समाज में काम करता हूं। और मेरे जो भी वीडियोज़ होते हैं, आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर उनकी मैं आवाज़ बनता हूँ जो मजबूर हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, और हमारी मदद करना है, उनको फाइनेंशियल भी मदद करना है और खबरों से भी उनकी मदद करनी है। तो अच्छा इस बात होता है कि लोग उम्मीद के साथ फोन करते हैं कि गांव वाले रिपोर्टर से, नेता से, विधायक से तू चाय देव तो मदद हो जाए, हम जानते हैं। तो वो पैसे से बड़ा ताकत देता है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी चैनल का हम चयन कैसे करें? वो तो आपको सोचना पड़ेगा। किस बेसिस पे कैसे पता करें कि ये चैनल सही है हमारे लिए या ये सही बता रहा है? जैसे अब कानूनी तरीके से आप पत्रकारिता करना चाहती हैं, तो सबसे पहले, ताकि मैं पहले बोला हूँ कि डिजिटल के लिए इंडिया में कोई अभी रूल नहीं है, तो आपको उसके लिए RNI की वेबसाइट, भारत सरकार जरा जो समाचार पत्रों का समूह है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ कुछ नाम देना पड़ेगा, 4 से 5 नाम देना पड़ेगा, उसमें से कोई एक नाम आपको मिलेगा, उसके बाद आप चयन कर सकती हैं। वैसे YouTube चैनल बना के आपको काम करना है तो आप अपने मन से जो कुछ सोचती हैं, शुरुआत में दिक्कत होगी कि कीवर्ड सर्च नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस पर काम करने लगेंगी, तमाम वीडियो अपलोड करने लगेंगी, तो वो धीरे धीरे चर्चा में आने लगेगी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि वीडियो एडिटिंग और ऑडियो सेटिंग कैसे करें? देखिए, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो सेटिंग, तो वीडियो एडिटिंग में जैसे आप मेरा इस समय इंटरव्यू कर रही हैं, तो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऑडियो की दिक्कत आ गई, मोबाइल से आप शूट कर रही हैं, तो ऑडियो जो है 6 सेकंड जो है घिसक जाता है, आगे पीछे होता है। तो उसको टाइमलाइन का जो लेयर होता है, ऊपर ऑडियो का लेयर होता है, सॉरी वीडियो का लेयर होता है, और नीचे ऑडियो का लेयर होता है। तो अगर आपको थोड़ा लगता है कि लिपसिंग मैच नहीं कर रहा है, तो आप जो है बातचीत के भाषा से, जैसे मैंने बोला भाषा,
तो भाषा तो यहाँ से आप कट करके जो है ऑडियो को जो है मैच करा सकते हैं, ये आपका सेटअप हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो कुछ लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं पत्रकारों से, क्योंकि वही चीज़ें वायरल होती है जो फिल्मी दुनिया में ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। तो पहले तो उनको थोड़ा चढ़ाना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है, फिर वो ना चाहते हुए जो है ना जो हम चाहते हैं वो बोल देंगे, फिर अपना काम हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो शब्दों का चयन पे विशेष फोकस करना होता है, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान है कि बॉडी लैंग्वेज, कैमरा फेसिंग, आई कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब आप किसी का भी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जो कैमरा है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कैमरा मुझे समझता है। जब आप कैमरा फेसिंग समझ गए, कैमरे से बातचीत करना समझ गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मायने होते हैं। आखिरी सवाल ये है कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और चूंकि हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, हम लोग अध्यापक लोग हैं, हमें सिर्फ गलतियां दिखती हैं, जी जी जी। तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करा देते हैं। हाँ। आप लोग उस गलतियों को या उस कैसे पहचानते हैं कि न्यूज है? मतलब हम अपने आसपास कैसे पहचानेंगे कि ये समाचार है, ये न्यूज है? क्योंकि आपने दोनों मीडिया में काम जी जी जी। प्रिंट मीडिया में भी आप हैं, आपका नाम है, जी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। तो आप ये दोनों जो मेरे प्रश्न है, पहला प्रश्न तो ये कि हम न्यूज कैसे पहचानें, और दूसरा दोनों में आपको क्या अंतर दिखता है प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? पहले आप मुझे बताइए हाँ। कि हम न्यूज कैसे पहचानें, क्योंकि अगले 15 दिन तक हमारे जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपसे सवाल किया, इसके पीछे कारण ये था कि पहले तो इनके अंदर का जो जिससे सब डरते हैं, जब आपके हाथ में माइक होता है, आपने जैसा कि बताया, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप जब आपके हाथ में माइक होता है तो फिर आप किसी से नहीं डरते जी। तो इसी स्टेटमेंट को धारण करते हुए मैंने हमारे बच्चों ने उनके अंदर से डर निकले, जी। इसलिए आपका इंटरव्यू कराया। तो हम न्यूज कैसे पहचानेंगे जब बच्चे हमारे जाएंगे क्षेत्र में, जब जाएंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो वो अगर उनको कैसे वो पहचानेंगे कि ये न्यूज हो सकती है? इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं जब रास्ते भी चलता हूँ कहीं तो मैं ढूंढता रहता हूँ, कोई व्यक्ति रास्ते से भी गुजरता है, यूनिक है, तो मैं उसको रोक के बात करने लगता हूँ, सबसे हाल चाल पूछता हूँ। मेरी एक आदत है, कोई आंटी जी मिल गई, दादी मिल गई, तो हाल चाल ऐसे ही पूछता रहता हूँ। अभी मैं ये 2020 में जो ग्राम पंचायत वाला चुनाव था, अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा जो प्रधान का राज्य उठवाना है, उनके गोली मार दी। तो मैं ऐसे, वो वीडियो बहुत वायरल है, लगभग 20 करोड़ लोगों ने देखा है उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और मतलब हिंदुस्तान से अलग और देशों में वायरल है, और तमाम लोगों ने इसको स्टेटस लगाया है। 28 सेकंड का जो क्लिप है बहुत वायरल है। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, वो रात में ऐसे टहल रहा था, तो मैं सोचा कि मुझे मटेरियल चाहिए। तब तक वो मिल गया, मैं उससे बातचीत करने लगा, तो बातचीत नहीं कर रहा था। फिर मैं हाल चाल पूछने लगा, 2-4 बार हाल चाल, उसके गांव का हाल चाल पूछा, उसका हाल चाल होता, तो वो बताने लगा हम तो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जितेंद्र जी थे उस समय। तो मैं बोला जितेंद्र भाई कैमरा ऑन कर लो, रात का समय था और लाइट रोड 60 में लेके चलते थे। बातचीत करते करते उसने वो बता दिया, मैं सोचा नहीं था मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो में कोई आता है 5, तो उसमें ये वीडियो है। तो रास्ते चलते आप तमाम रास्ते खराब है, मतलब जब आप काम करेंगे, पत्रकारिता क्षेत्र में काम करेंगे, तो समस्याओं पे अपना आपका फोकस होता रहेगा। मैं जो महसूस कर पाता हूँ, ये मैंने यही महसूस किया है। एक सामने बैठा है नितिन यादव जी। अभी इन्होंने एक एजुकेशन का सर्वे किया था, बहुत अच्छा इनका वीडियो भी प्रेजेंट होने वाला है। अच्छा अच्छा। और यूट्यूब पे 2-3 दिन में आएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा काफी देखें। नितिन आपके कुछ सवाल आप आए। हम गोल्ड लागत नहीं, हम नितिन कुमार यादव, हम देहात में रहने वाला हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपके सामने हमार 2-4 क्वेश्चन बा, जैसे कि आप मिलने हमसे गाँव वाला। जी जी जी। क्वेश्चन ये बा कि हनी बात 2 भाई बहनी की जी। तो दोनों भाई पत्रकार बनल चाहते नहीं, तो कैसे बनल जाए? पत्रकार बना, हम तो पहले कहा कि एक के भाई बना पत्रकार, ठीक बा, कि दोनों भाई ना बना पत्रकार, एक भाई जरूर बना पत्रकार। और पत्रकारिता करे के बात ये सोच गई है कि समाज के सेवा करे के बा, क्योंकि पत्रकार वह कर सकता है जो नेता नहीं कर पाएगा, पत्रकार वह कर सकता है जो अधिकारी नहीं कर पाएगा। पत्रकार में इतनी ताकत है, बशर्ते वो अपने शर्तों पे टिका रहे। अच्छा भोजपुरी में बशर्ते ये बा कि वो अपने जन बाटे बात पर टिकल रहे, अड़िग रहे, तब पत्रकारिता हो पाई। सबसे बड़ी बात बा कि पत्रकारिता करे के बाद आज के जो दौर बा डिजिटल के पत्रकारिता बा, हमके लगता कि आप सही बात, सही समस्या लोग तक पहुँचाए, तो आपके पत्रकार बनने से क्योंकि दादू नहीं रुक पाई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि देहात में
लोग केहू के ज़्यादा महत्व दिहल नहीं चाहेला। हाँ, ते हमनी पास देहात में रह के आगे उतना दूर गई पत्रकार बनल एक बहुत बड़ा जर्नी होता हमारे लिए, बहुत देखा- बड़ा एक संघर्ष होता। ई समस्या हमारी साथे रहल। हम पत्रकारिता के जब शुरुआत कैनी तो पहले तक फिल्म लाइन में काम करते रहनी, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम करनी। आप सब तमाम अगर भोजपुरी गाना सुनने होगा तो तमाम हम वीडियो लगभग 500 से ज़्यादा एल्बम मनोज तिवारी जी से लेकर सबके साथे हम काम करनी। तो हमारे बूढ़े हुए होने हमारे पापा कहें कि अच्छा वो नहीं जाना कि हम डायरेक्टर नहीं, तो आज उल्ले नहीं जाना कि हम क्या करने। तो कहना अच्छा अभी हीरो बन गया पत्रकार बनब ये बचल बाटे। हाँ अरे कुछ दुकान उकान कह के सेटल हो जा, का चाहत रह जिंदगी खराब हो जाए, बाद में भीख मांगो भिखियो नहीं मिली, ऐसे हमारे पापा का है। लेकिन ये सब सोच से छुटकारा कैसे? छुटकारा हो गया ना, 4 साल में छुटकारा हो गई। ताकि शुरुआत जगह नहीं तो पढ़ल नहीं बने तो हाँ। विश्वास ना होला। उनके विश्वास हो जाए। हम एक कहानी बताओ नहीं आपके अपने गाँव के, हमारे यहाँ विधायक जी बाने दीपलाल भारती जी, ठीक बा, तो 2-3 बार वो विधायक रहल बने, तो उनके हम इंटरव्यू कैनी। हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब में रहने कुछ दिक्कत आ गई, नौकरी छूट गई, तो हमारे पापा से एक दिन जो पापा हमारे बड़ाई हमारे सामने नहीं करना है, हमारे मम्मी से करना है। तो हमारे एक दिन बताओ रही कि पापा कहता ना कि एक दिन दीपलाल भारती आइलन है बैंकवा पे आ कहता ना कि राउ घरवा गोनहा, तो पापा कहने हाँ, तो वो कहने विधायक जी कि आपके यहाँ एक जन बाने विष्णु प्रभाकर, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत शानदार पत्रकारिता करना है, हमारे इंटरव्यू कैले बने। तो हमारे पापा कहने कि वो हमारा लड़का है, तो विधायक जी उठ गए ना, हमारे बाबू जी गोड़ लाग लिया ना। तो बदल गई, समय बदली। आज पापा के घर होला, अच्छा लगेला। पहले पापा घर से निकलने तो पहले जौन बा 2-4 दर्जन गाड़ी भोजपुरी में सुना दे अले तो पहले और आमे तब्बो तो दिक्कत रहे। लेकिन आज हम के तो अच्छे लगबे कला, हमारे पूरा खानदान रिश्तेदार सब केहू कहला कि अभी नहीं कहला विष्णु प्रभाकर, लोग ये कहला कि गाँव वाला रिपोर्टर के गाँव कहीं, गाँव वाला रिपोर्टर हमारे भैया में, हमारे दोस्त में। इतना विश्वास बढ़ गया बा पत्रकारिता में, जान लो भाई कि ताकि जो बढ़न पत्रकारिता होला नेशनल वाला, वो प्रोटोकॉल वाला पत्रकारिता होला, एगो आम आदमी अपन समस्या नहीं कोई पावला। हम यही मारे गांव वाले रिपोर्टर बन गए। काहे कि जब प्रोटोकॉल में हम रहब तो गांव वाला अपन समस्या नहीं कही, आ गांव के व्यक्ति पुलिस पत्रकार नेता के सबसे बढ़ना अपन दुश्मन मानेला। तो हम कहनी वह प्रोटोकॉल के खत्म करब। अब जब से गांव वाला रिपोर्टर बन गई, लोग अपन समस्या तो कहबे करला। सऊदिया से कोई लोग फोन करला कहता गांव वाले भैया, बोले हाँ, तो ये मर्द घरे आओ तनी मलकाइन खातिर साड़ी किने बा, कौन रंग के किने। हाँ तो इतना प्रोटोकॉल खत्म हो गई। तो करेंगे जब आप तो मुश्किलें आएगी, लोग परेशान करेंगे, बदनाम भी करेंगे, लेकिन न चाहते हुए लोगों को बड़ाई करनी पड़ेगी।